नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। आज हम पार्ट 10 करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चन पेपर से पार्ट 10 कर रहे हैं, जिसमें हम 89 टू 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमने 12 क्वेश्चन का सेट लिया है, क्योंकि इसमें 2 पैराग्राफ आते हैं 6-6 क्वेश्चंस के, तो वो हम करेंगे इसमें डिटेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं 89 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ को पढ़ करके हमें जो है 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला है 89 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है संयम में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इस पैराग्राफ को यदि आपने पॉज करके वीडियो को पढ़ लिया है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि धारणा, ध्यान, समाधि, इनका वर्णन जो है सर हमें पता है कि ये संयम में कहे जाते हैं। ये तीनों के तीनों किस में कहे जाते हैं? संयम में। त्रयम एकत्र संयम है। पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप योग सूत्र के अच्छे से ज्ञाता हैं तो संयम में क्या क्या शामिल है? संयम में शामिल है सर धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों संयम में शामिल है। परंतु यहाँ पर शामिल नहीं है वो चीज हमसे पूछी है, तो अपना आंसर क्या होगा सर? कैवल्य अपना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्त का घटक नहीं है? तो चित्त की अगर बात करें तो आपको वैसे जनरली पता है ये बात कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चित्त में माने जाते हैं। अहंकार जो है चित्त में माने जाते हैं। तीनों मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों चित्त के घटक हैं। तो चित्त का घटक कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो 3 है, वो तो आंसर राइट है अपना। जो 4th है ये वाला आंसर अपना इस प्रश्न का राइट होगा, क्योंकि ये घटक नहीं है और अपने से नहीं के रूप में ही पूछा गया है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो अगर पैराग्राफ में अगर आप देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं कि चित्त में 3 घटक होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये लाइन यहां पर देख सकते हैं आप। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, महर्षि पतंजलि के कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया है? तो महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, परंतु नाम आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा सर? बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति प्राणायाम। दूसरा आभ्यंतर वृत्ति, वृत्ति। तीसरा स्तंभ वृत्ति। और चतुर्थ जो कहा जाता है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी, बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्थ, ये चौथे प्राणायाम का नाम है। तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि चतुर्थ प्राणायाम किसको कहा गया है? बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। इन तीनों चारों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। 4 प्राणायाम के प्रकार बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। तो यहां पर आपको ये क्लियर है कि प्राणायाम कितने प्रकार से बताए सर? 4 प्रकार से बताए हैं। अगर इनको आप पैराग्राफ में देखें तो पैराग्राफ में देख सकते हैं कि इसमें 5 यम, 5 नियम, 5 आसन और 4 प्राणायाम के बारे में बताया गया है। यहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि 4 उत्तर दिया गया है, मतलब 4 प्राणायाम बताए गए हैं। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, पातंजल योग सूत्र का तीसरा पाद है। तो अगर आपको वैसे जनरली पता है तो आप वैसे बता देंगे कि विभूति पाद जो है तीसरा पाद है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला कौन सा है? समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद और तीसरा विभूति पाद। चतुर्थ कहा गया है कैवल्य पाद को, जिसमें कैवल्य का वर्णन है, कैवल्य पाद। इस प्रकार से 4 है। इनका सीक्वेंस आप याद रखेंगे। कॉमनली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनकी सीक्वेंस बताएं, तो ये आपको नोट रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो तीसरा पाद कौन सा हुआ? इस अनुसार आपका विभूति पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है? तो सिद्धि की प्राप्ति के 5 उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। कौन कौन से बताए हैं? जन्म, औषध, मंत्र, तप, समाधि या सिद्धया। समाधि, ये 5 प्रकारों से कहते सिद्धि होती है, सिद्धि होती इन 5 प्रकारों से। इसके अलावा कोई छठा प्रकार महर्षि पतंजलि नहीं बताते, इन 5 प्रकारों से बताया। तो पूछा है कि कौन सा तरीका नहीं है, तो यहां पर जप जो वर्ड है वो अपना गलत आया है। ये जप जो है सिद्धि की प्राप्ति का तरीका नहीं है। तो इस कारण से अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि ये तरीका नहीं है सिद्धि प्राप्ति का।
अगर इसको आप पैराग्राफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर कैवल्यपाद में सिद्धि प्राप्ति के 5 तरीकों अर्थात जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि का उल्लेख किया गया है। तो ये आपके 5 तरीके हैं, परंतु इसमें जप का स्थान नहीं है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न, पंच क्लेश का किस पाद में वर्णन किया गया है? तो पंच क्लेशों की अगर बात करें तो दूसरा पाद, जिसको हम क्या नाम देते हैं, साधन पाद देते हैं, साधन पाद, उसी में बताया गया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। इनका वर्णन साधन पाद मीन्स दूसरे अध्याय में किया गया है। तो दूसरा अध्याय सर ऑप्शन नंबर 1 पर है, तो इसका आंसर आपका राइट क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको पैराग्राफ में ढूंढें तो यहाँ लिखा गया साधन पाद में क्रिया योग, पंच क्लेश और बहिरंग योग के चरणों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं हम दूसरे पैराग्राफ को। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 में योगा का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे पेपर में जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है वहां पर 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, एक होता है बिल्कुल इजी, एक हल्का सा टफ होता है। तो ये टफ वाला पैराग्राफ है, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे वीडियो को रोक करके और फिर आगे प्रश्नों का क्रमानुसार आप उत्तर देंगे। तो 95 नंबर प्रश्न है, पूर्ण रूपेण तनाव मुक्त अवस्था किस कोश के स्तर पर प्रकट होती है? तनाव मुक्त अवस्था, अगर इसकी बात की जाए तो पूर्ण रूपेण तनाव मुक्त, ये 4 कोश दिए गए हैं। आपको पता है कि आनंदमय कोश में ही आपकी तनाव आदि नहीं रहता, वहां पर केवल आनंद रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यदि आप इसको पैराग्राफ के अंदर देखें तो आपको उत्तर मिलेगा यहां से कि आनंदमय कोश में जाकर यह आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह स्थिति पूर्ण रूपेण तनाव मुक्त की स्थिति है। इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी एक एक चीज। तो इसका उत्तर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार तनाव किसके असंतुलन से होता है? तनाव की बात कर रहे हैं कि किसके असंतुलन से होता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार। तो यहां पर आपको बता देता हूं, न्यूरल और एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके बिगड़ने से होता है। मान लीजिए कि किसी के एड्रिनल ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो चुके तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, या किसी का नर्वस सिस्टम जो है वीक हो गया है उसके कारण उसका स्ट्रेस बिगड़ जाएगा। तो मतलब तंत्रिका मींस न्यूरल और एंडोक्राइनल सिस्टम, इन दोनों के बिगड़ने से आपका क्या होता है? तनाव जो है असंतुलित हो जाता है। इसी का उत्तर हमें ऑप्शन नंबर 2 में मिल गया। परंतु इसको अगर हमें देखना है, इसमें पैराग्राफ में अगर हम देखते तो वहां पर लिखा गया है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत तनाव को शरीर के तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र में असंतुलन के रूप में जाना एवं समझा जाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, किस कोश में अविद्या का क्रमशः ह्रास होता है? तो अविद्या का ह्रास किस कोश में होता है ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ दिया गया है कि विज्ञान में जो कोश होता है उसमें अविद्या का क्रमिक ह्रास होता है। अविद्या का क्रमिक ह्रास विज्ञान में कोश में होता है। तो विज्ञान में कोश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर भी 97 का। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भावात्मक स्तर पर असंतुलन किस रूप में प्रकट होते हैं? भावात्मक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर जो स्ट्रेस आदि आते हैं, असंतुलन होते हैं, वो किस रूप में प्रकट होते हैं? तो यहां पर आपको पढ़ना इस लाइन को, अति पसंद और नापसंद के कारण भावात्मक स्तर पर असंतुलन के कारण आवेग प्रकट होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है कि द्वंद्व, प्रसन्नता, आनंद ये तो नहीं आएंगे। असंतुलन से आपके प्रसन्नता और आनंद नहीं होते, 2 और 3 नहीं है। और अब आपको ऑप्शन में यहां दे रखा है आवेश, बट ये मिस प्रिंट हुआ है। अगर इंग्लिश का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां पर आवेग दिया रहेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है राइट हो जाएगा, जो कि आवेश लिखा हुआ है गलती से, परंतु यहां पर आवेग होना चाहिए था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, 5 मुख्य आवरणों के रूप में मनुष्य की समग्रता की अवधारणा किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो मनुष्य की समग्रता की अवधारणा मीन्स 5 कोश तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है तो पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 5 कोशों के बारे में केवल मात्र एक उपनिषद है जिसमें बताया गया है। वो कौन सा है सर? तैत्तिरीय उपनिषद है आपका। पैराग्राफ में भी दिया हुआ है और जनरल भी आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए ये
तैत्तिरीय उपनिषद में। तो तैत्तिरीय उपनिषद में हो गया। तो इस प्रश्न में आपको ये कहा गया 5 कोश। तो 5 कोश कौन से, उनका सीक्वेंस में भी आपको पता होना चाहिए। अन्नमय कोश होता है सबसे पहले, फिर प्राणमय कोश होता है, फिर मनोमय कोश होता है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका विज्ञानमय कोश होता है, अंत में आनंदमय कोश होता है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में 5 कोश रखे जाते हैं। अरेंजमेंट करने में आता होता है ये प्रश्न, तो आप रेडी रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, आनंद की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो आनंद की अवस्था जो है किस चीज से प्राप्त की जा सकती है? सर नृत्य, अभ्यास, मालिश। सर योग से की जा सकती है एकमात्र। जनरल हमारा आंसर एक होगा। अब देखने क्या पैराग्राफ में ये बात कही है या नहीं कही है। तो पैराग्राफ में भी लिख रखा है कि जीवन के सभी असंतुलन को दूर कर प्रसन्नता एवं आनंद प्राप्त करने हेतु योग एक वरदान है। तो यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट 10 जो है आपका कंप्लीट होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।